फ़र्क नहीं पड़ता आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, पर ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो सवाल है, आपके मन में ज़रूर कभी ना कभी आया होगा। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा होता है हज़ारों लाखों वोल्ट में, क्या होगा अगर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टूट करके गिर जाए? क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या-क्या संभावनाएँ हैं, उन सब के बारे में जो है बहुत ही बेहतरीन चर्चा हम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ट्रांसमिशन लाइन का टूटना नॉर्मल कंडीशन में अपने आप में ही बहुत ही रेयर केस है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे हम ACSR कंडक्टर यूज़ में ले रहे होते हैं। एल्युमिनियम के कंडक्टर में बीच में स्टील दी जाती है जो उसको ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, मजबूत बनाता है। पर मान लीजिए कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, पेड़ गिर जाता है, बहुत आंधी तूफान आ रहा है या डायरेक्टली लाइटनिंग जो है आपके कंडक्टर पे स्ट्राइक करता है, किसी भी कारणवश अगर आपका कंडक्टर टूट जाता है तो क्या हो सकता है? तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो कंडक्टर आपका गिरा है वो किसी दूसरे कंडक्टर पे गिर जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप ट्रांसमिशन लाइन में एक ही कंडक्टर भेज रहे होते हैं, पैरेलली बहुत सारा कंडक्टर जो है जा रहा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है एक कंडक्टर जो टूटा है वो किसी दूसरे कंडक्टर पे गिर जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसे टेक्निकल भाषा में हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर को तो हम लाइन भी कहते हैं और एक लाइन दूसरे लाइन पे गिर रहा है और गिरने के बाद जो है कुछ गड़बड़ी हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन आपको देखने मिलेगा। करंट जिस तरीके से फ्लो हो रहा था उस तरीके से फ्लो नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है ये जो कंडक्टर है टूट करके जो है ज़मीन पर गिर जाए, ग्राउंड पे गिर जाए, तो इसे जो है हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे, क्योंकि ग्राउंड को टच कर रहा है ये। या अगर कंडक्टर टूट करके अगर टावर को भी टच करता है ना, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपका, तो टावर भी आपका ग्राउंड से टच है, तो उसे भी हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्टर आपका टूट तो गया पर ना ही वो ज़मीन पे टच हो रहा है, ना ही वो किसी दूसरे कंडक्टर पे टच हो रहा है, वो हवा में लटका हुआ है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी जो है बनता है। अब मान लीजिए कि लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाता है या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है, यानी कि कंडक्टर जो है ज़मीन को टच कर रहा होता है, तो इस वक्त क्या होता है कि ये सप्लाई से, ये जो टूटा हुआ कंडक्टर है, ये सप्लाई से, जनरेटिंग स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा करंट को जो है डिमांड करता है, यानी कि आपके कंडक्टर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कंडक्टर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो आपका कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, जो I2R लॉस है वो बढ़ जाएगा, सिस्टम अनएफिशिएंट हो जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो समझना यहाँ पे ये है कि कंडक्टर का टूट के जमीन पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा करंट आपका क्यों फ्लो होता है। तो इसको अच्छे समझने के लिए आपको करंट से रिलेटेड जो है 3 नियम पता होना चाहिए, जो मैं अक्सर बताता हूँ। सबसे पहला नियम यह है कि करंट तभी आपका फ्लो होगा जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा, एक क्लोज्ड पाथ होगा, तभी फ्लो होने वाला है। दूसरा कंडीशन यह है कि करंट तभी फ्लो होता है जब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो ज्यादा हो दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में, तुलना में। अब जैसे कि एक बैटरी होता है तो बैटरी में आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो हमेशा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो ज्यादा पोटेंशियल पे होता है, हाई वोल्टेज में होता है नेगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में। जैसे 12 वोल्ट का अगर बैटरी लिए तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 12 वोल्ट ज्यादा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है 12 वोल्ट है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है आपका करंट फ्लो होता है। ये 12 वोल्ट का जो डिफरेंस है यही आपका करंट फ्लो करवा रहा होता है। वोल्टेज कभी आपका करंट नहीं फ्लो करवाता है। अगर ये दोनों ही पॉइंट में अगर सेम वोल्टेज आप कर दे, ये दोनों ही टर्मिनल में अगर 12-12 वोल्ट आप कर दे, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोड भी कनेक्ट कर देंगे, लाइट लगाए, फैन लगाए, कुछ भी लगाए, आपको वो चलने वाला नहीं है, आपका करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा जो नियम है कि करंट उस पाथ से, उस रास्ता से ज्यादा फ्लो होता है जिस रास्ता में, जिस पाथ में उसको जो ऑपोजिशन है, करंट ऑपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, जो इंपेडेंस है, वो उसको कम मिले। तो ये जो 3 नियम मैंने आपको बताया है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी सिंपल बातें थी, हमें ऑलरेडी पता था, पर मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर इस 3 नियम की गहराई को अगर आप समझ
समझ पा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आधी कंसेप्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा ले उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये तीनों नियम का ही इस वाले टॉपिक से बहुत ही गहरा कनेक्शन है जो अभी आपको समझ में आने वाला है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कंडक्टर टूट करके जमीन पे गिर गया तो यहाँ पे करंट आपका क्यों फ्लो हो रहा है? यहाँ तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर टूट गया, सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि सर्किट जो है अभी भी कंप्लीट है। वो कैसे? वो ऐसे कि जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर आपका होता है जो वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करके भेज रहा होता है, तो 3 फेज तो वो भेज दे रहा होता है, पर जो न्यूट्रल होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, उसको जमीन में गाड़ देते हैं। जब कंडक्टर आपका टूट करके जमीन पे गिर जाता है तो वापस से उसको न्यूट्रल मिल जाता है, यानी कि पूरा जो जमीन है, पूरा जो ग्राउंड है वो आपका एज ए न्यूट्रल वायर एक्ट कर रहा होता है और फेज वायर तो है ही, यानी कि आपका एक कंप्लीट सर्किट है, एक क्लोज पाथ है, इसलिए यहाँ पे करंट आपका फ्लो हो रहा होता है। दूसरी बात है, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि यार बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ग्राउंड पे गिरने के बाद। वो ऐसा क्यों? वो ऐसा तभी हो सकता है जब ऑपोजिशन, जो रुकावट है, जो इम्पिडेंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो आपको कम मिल रहा होगा। तो ये करंट ऑपोजिशन कैसे कम हो रहा है? वो इसलिए कम हो जाता है कि कंडक्टर गिरने के बाद उसको जो रिटर्न पाथ है वहीं से मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, कंडक्टर टूटता नहीं, तो उस बिजली को, उस करंट को हमारे घर तक आना पड़ता, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके फिर वापस वो जनरेटिंग स्टेशन तक जाता। तो ये जो वायर का जो रेजिस्टेंस है, जो ऑपोजिशन है, जो इंपिडेंस है, उसका सामना करना पड़ता, तो इंपिडेंस आपको ज्यादा मिलता है। पर जब कंडक्टर टूट करके जमीन पे गिर जाता है तो उस वक्त जो इंपिडेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अभी जो इंपिडेंस टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूं, आप सोच रहे हो ये क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो ये करंट को, ऑपोजिशन को ही बता रहा होता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस आपका करंट को, ऑपोजिशन को बता रहा होता है। पर ये रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको एंड स्क्रीन में ये वीडियो दे दूंगा, आप जाकर के जो है आप देख सकते हैं। देखिए, ये तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई करंट फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, सब समझ में आया आपको। बट कंडक्टर जमीन पे गिरने के बाद इतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उससे होगा क्या? तो देखिए, उससे होता यूं है कि जिस भी जगह पे कंडक्टर गिरता है उसके आसपास के पूरे रीजन में वोल्टेज जो है फैल जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कंडक्टर 1 लाख वोल्ट पे पावर को ट्रांसमिट कर रहा था, 1 लाख का था, तो जहां भी गिरा तो उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको 80,000 वोल्ट देखने मिलेगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको जो है 60,000 देखने मिलेगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो 40,000 देखने मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे कंडक्टर के आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज आपका कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कंडक्टर के करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और इसी चीज को टेक्निकल भाषा में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जब भी कंडक्टर आपका टूट करके नीचे गिरेगा तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने मिलेगा। और बाई चांस कोई भी इंसान अगर उस रीजन में खड़ा होता है तो बिना कंडक्टर के कांटेक्ट में आए हुए, बिना वायर को छुए हुए भी उसको बहुत जोर से झटका लगेगा और वो मर भी सकता है। अब वैसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए उसका एक पैर जो है 80,000 वोल्ट में है और दूसरा पैर उसका 60,000 वोल्ट में है, तो हमने कहा कि जब भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ पे 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको 20,000 वोल्ट का झटका लगेगा और इतना में तो भैया स्वाहा हो जाएगा। और अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोनों पैर को जो है इस तरीके से एक साथ ले आए, एक ही पॉइंट पे ले आए और जंप करते हुए इसी तरीके से उस रीजन से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि हमने कहा कि जब एक पॉइंट पे आप ले आएंगे ना दोनों पैर को, तो आपका एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, एक ही वोल्टेज पे होगा, तो आपको वोल्टेज कभी मारता नहीं है, हमेशा वोल्टेज डिफरेंस मारता है। तो आपके दोनों पैर पे 2 डिफरेंट वोल्टेज नहीं होना चाहिए, सेम वोल्टेज मेंटेन करके आप जंप करते करते आप निकालें, कुछ नहीं होगा आपको। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो करंट की 3 नियम हमने बताई थी वो किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक बात बता दें कि ये जो स्टेप पोटेंशियल है ये जरूरी नहीं है कि कंडक्टर टूट करके जमीन पे गिर जाए तभी आपको देखने मिलेगा, नॉर्मली कंडीशन में भी आपको देखने मिलता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सर्ज वोल्टेज के बारे में बताया था कि बहुत कम समय के लिए जब बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है उसे सर्ज वोल्टेज कहते हैं। तो जब भी ये सर्ज वोल्टेज आता है हम उसको ग्राउंड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम के लिए काफी नुकसानदायक है। तो ग्राउंड कैसे करते हैं? तो ये जो टावर आप देख रहे हैं ना, ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इसके ही थ्रू से किया जाता है। तो कभी भी अगर कोई बंदा उस टावर के आसपास भी खड़ा रहेगा और इतना हाई वोल्टेज ग्राउंड होगा, इतना करंट जो है आपका फ्लो होगा ग्राउंड से, तो वहां भी जो है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने मिलेगा और स्टेप पोटेंशियल के कारण जो है उसका वहीं पे स्वाहा हो जाएगा और उसको समझ भी नहीं आएगा कि भैया हुआ क्या, मैंने तो कुछ टच भी नहीं किया। और मान लीजिए कि वो बंदा अगर टावर को टच करता है और उस समय जो है ग्राउंड हो रहा है तो उस वक्त भी उसको झटका लगेगा। क्यों लगेगा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को जो है टेक्निकल भाषा में हम टच पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि उसने टच किया और पोटेंशियल यानी कि झटका, तो टच करने की वजह से जो उसको झटका लगता है उसे टच पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ
पूछ ली जाती है। तो देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, क्योंकि जिस भी सब स्टेशन से ये सारा लाइन आ रहा होता है तो वहाँ पे हमने बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट लगा रखी है, हमने रिले लगा रखा है, सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। तो रिले को पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ फॉल्ट हुआ है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है या लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो एक तो इंडिकेटर लाइट होता ही है जो आपको इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ वो सर्किट ब्रेकर को जो है कमांड भेज देता है कि भाई सर्किट को ब्रेक करो, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो वो पूरी लाइन को ट्रिप कर देता है, सर्किट को ओपन कर देता है, तो करंट का बहाव जो है वो रुक जाता है। तो ये तो सारी कहानी थी पहली और दूसरी कंडीशन की, जब लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। तीसरा कंडीशन में जो हमने बात किया था कि कंडक्टर टूट तो गया है बट वो हवा में लटक रहा है, तो उस वक्त क्या होगा। तो देखिए अगर हवा में लटक रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि सर्किट जो है आपका इनकम्प्लीट हो गया। तो सर्किट अगर इनकम्प्लीट हो जाएगा तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होता है, और आपका जो सब स्टेशन है वहाँ पे रिले को समझ तो आ जाता है कि किसी तरह का फॉल्ट हुआ है, वो अलार्म बजाएगा, बट वो सर्किट ब्रेकर को कमांड नहीं भेजता है कि भैया सर्किट को ट्रिप करो। तो तुरंत जो है सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं होगा, वो सिर्फ अलार्म बजा रहा होगा। और मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसमिशन लाइन अगर ट्रिप हो जाता है, 765 kV का ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो जाता है, तो इतना हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन जो है लगभग 1200 मेगावाट से 2400 मेगावाट तक बिजली को जो है कैरी कर रहा होता है, और ये इतना ज़्यादा होता है कि इससे आप एक सिटी, एक स्टेट को चला सकते हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसमिशन लाइन अगर अचानक ट्रिप हो जाता है तो पूरे सिस्टम का जो सिंक्रोनिज्म है वो बिगड़ सकता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में गड़बड़ी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर वक्त जितना बिजली हम बना रहे होते हैं उतना ही बिजली को यूज करना जरूरी होता है, आप यहीं स्टोर करके नहीं रख सकते इस बिजली को, इसलिए डिमांड और सप्लाई के बीच में हमेशा बैलेंस होता है। पर अचानक से कंडक्टर टूटने की वजह से इतना सारा डिमांड जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि सप्लाई बढ़ गई, ये डिमांड सप्लाई के बीच में गड़बड़ी हुआ, तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट देखने मिल सकता है और ब्लैकआउट भी हो सकता है। पूरे भारत को जो बिजली है एक साथ जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनता है। अब ये कैसे क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये सारी जो बातें हैं मैंने इस वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है, और भी फ्रीक्वेंसी बदलने की वजह से क्या क्या होता है सब इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं।